हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला जो लेक्चर था वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो अचानक से कट हो गया। मुझे लगा शायद वीडियो चल रही है, बट लास्ट में ध्यान आया कि वो बीच में पॉज थी। तो आज हम फिर से जैव उत्प्रेरक को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैव उत्प्रेरक होते क्या हैं? ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को फसलों में उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली पौधों को नहीं मिलता है, तो हमें कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें डालनी होती हैं जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन मिल जाए। और फास्फोरस को क्या करते हैं ये लोग? फसल में घोल देते हैं। तो जैव उत्प्रेरक का ये काम होता है कि फसलों को ये नाइट्रोजन पहुँचाते हैं और फास्फोरस को उसमें घोलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जैव उत्प्रेरक होते कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। तो इसमें है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला, शैवाल, एजोस्पिरिलम, नोस्टाक और एनाबिना। ये जैव उत्प्रेरक हैं। एजोला का धान के खेत में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और राइजोबियम गेहूं के खेत में। फास्फोरस घुलाने वाले उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं? इसमें आता है बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस। ये फास्फोरस घुलने वाले उत्प्रेरक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु ये जो हैं दलहनी फसलों की गांठ में मिलते हैं। जो दाल वाली जितनी भी फसलें हैं उनकी गांठ में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। एजोला जो होता है वो एक जलीय फर्न है और ये धान के खेत के लिए उपयोगी है। सोयाबीन में जो उर्वरक होता है वो राइजोबियम जैपोनिकम होता है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। एक मतलब उर्वरक होता है ये, जैसे खरपतवार उगाती है फसलों में, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंकाल और मांसपेशी तंत्र। सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखेंगे कि जो शरीर में पाए जाते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो हमारे दांत और हड्डियां होती हैं ये कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन से निर्मित होती हैं। हमारी खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। पसलियां 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि टोटल पसली 24। जोड़ी पूछे तो 12, टोटल पूछे तो 24। शरीर का अधिकतम भाग जो है वो जल का होता है, यानी कि 60 to 70% हमारी बॉडी में जो वेट है वो जल की वजह से है। आर्थोप्लास्टी क्या होता है? ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। हड्डी से हड्डी जोड़ना, यानी कि जो हड्डियाँ जो होती आपस में जो जुड़ी होती हैं ये लिगामेंट्स की वजह से होती हैं। मांसपेशी की जो हड्डियाँ होती हैं ये कंडरा यानी कि टेंड्रन होती हैं। शरीर का सबसे मजबूत भाग ये हमारा जबड़ा होता है, इनमेल। तो ये सबसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी में। स्टर्नम ये ब्रेस्ट बोन को कहते हैं, जो ब्रेस्ट बोन है वो स्टर्नम है। शोल्डर बोन को स्कैपुला कहते हैं। क्लैविकल बोन ये कॉलर बोन होती है और टीबिया बोन ये थाई में होती है। पिवटल जोड़ ये गर्दन और सिर जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। ये 2024 में पूछा गया था पिवटल जोड़ का। तो हमारी गर्दन और जो सिर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको पिवटल जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट है पाचन तंत्र। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार के बारे में, सलाइवा। इसमें 3 तरीके के एंजाइम हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम और एमाइलेज। टाइलिन का काम ये है कि ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है और स्टार्च के पाचन में भी ये हेल्प करता है। लाइसोजाइम ये क्या करता है? जो भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। एमाइलेज ये मंड को माल्टोज में बदल देता है और जल अपघटन से ये ग्लूकोज निर्मित कराता है। जो पित्त होता है ये लिपिड के पाचन इससे होता है और वसा का इमल्सिफिकेशन होता है। जैसे वो होता है ना, किसी का अगर स्टोन हो जाता है तो पित्त का ऑपरेशन ये पूरा करा दिया जाता है। तो जिसके अंदर पित्त नहीं होता है तो उसको मना कर देना ना कि फैटी चीज़ें, तेल मसाले वाली ऐसे नहीं खानी है, क्योंकि मेन काम तो हमारा पित्त का ही होता है, फैट को मतलब इमल्सिफाई करना। अगर पित्त ही नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए उस टाइम पर ये सब खाना मना करते हैं। और पित्त में ही पित्त का भंडारण होता है। लिपिड पाचन
ये लाइपेज एंजाइम से होता है और लाइपेज का जो स्रोत है ये अग्न्याशय है, यानी जो हमारी पैनक्रियाज है वहीं से लाइपेज निर्मित होता है और लाइपेज जो है लिपिड के पाचन में हेल्प करता है। प्रोटीन का पाचन ये होता है पेप्सिन से, यानी पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है और पेप्सिन एंजाइम बनता कहाँ है, ये हमारी आमाशय यानी कि स्टमक पे बनता है। और प्रोटीन के पाचन की और भी एंजाइम होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं। अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। यकृत यानी कि लिवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यकृत में ही यानी लिवर में ही पित्त का उत्पादन होता है। जैसे आप देखेंगे ना, पित्त की थैली वो लिवर से अटैच्ड होती है और लिवर में ही यूरिया की उत्पत्ति होती है। एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन के होते हैं, मतलब एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं और ये वायु उत्प्रेरक भी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाचन हमारा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और जो मुख गुहा से जब हम लेते हैं तो सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। लाइमेज क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे बिना तो ऐसा लगता है कि पीसीएस का पेपर माना ही नहीं गया है। तो जितने भी मतलब इनसे कौन से रोग होते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है और इनके स्रोत क्या हैं, ये तो एकदम मतलब रटे होने चाहिए ज़ुबान पे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, क्योंकि रासायनिक नाम लर्न करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसके लिए ट्रिक है। इसके लिए सबसे पहले हम ABCD करके पढ़ेंगे, बी वाले हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो पहले ABCD और E इन सबको पहले पढ़ लेंगे। इसके लिए ट्रिक है, रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है। रथ के रा से होगा रेटिनॉल यानी कि विटामिन A, था से थायमिन यानी कि विटामिन B, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, का से कैल्सिफेरॉल विटामिन D, टॉ से टोकोफेरॉल विटामिन E और फी से फेलोक्विन यानी कि नेफ्थोक्विन विटामिन K। यहाँ पे K लिखना मैं भूल गई हूँ, तो ये विटामिन K का है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो बी वाले विटामिन होते हैं, B1 B2 B3, तो इसको हम नेक्स्ट दूसरी ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक है एक, थोड़ा रोज नींबू पानी पिया बहुत फ़ायदा करेगा। तो थोड़ा से होगा थायमिन यानी कि विटामिन B1, रोज से आएगा राइजोफ्लेविन विटामिन B2, नींबू से नियासिन विटामिन B3, पानी से पेंटाथेनिक विटामिन B5, पिया से पायरिडॉक्सिन B6, बहुत से बायोटिन B7, फ़ायदा से फॉलिक एसिड विटामिन B9, करेगा से कोबालमिन विटामिन B12। तो ये हमारे बी के जितने भी विटामिन थे उनका रासायनिक नाम कंप्लीट हो जाता है। जल में घुलनशील अभी आरओ में पूछा था, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये ऐसे हैं जो जल में सॉल्युबल होते हैं। रोग बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो विटामिन ए से जो रोग होता है वो है रतौंधी, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और दूसरा रोग होता है ज़ीरोप्थैल्मिया। विटामिन B1 से होता है बेरीबेरी, और बेरीबेरी रोग पॉलिश वाला चावल खाने से भी होता है। और एक गोल्डन धान होता है, तो बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन होता है, तो गोल्डन धान में विटामिन ए होता है। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ शायद, तो याद रखिएगा, विटामिन ए गोल्डन धान में पाया जाता है। और पॉलिश वाला जो चावल है उसको खा लेंगे तो हमको बेरी रोग हो जाएगा। B2 विटामिन से कीलोसिस और चिलोसिस होता है, B4 से पैलाग्रा, B6 से एनीमिया और मानसिक व्याधि होती है। और B6 एक ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को याद रखने में मदद करता है, यानी हम सो के उठते हैं ना, तो हमने जो रात में सपना देखा होता है तो हमें पूरा तो याद नहीं रहता, बट कुछ कुछ याद रहता है, तो उसके लिए विटामिन B6 हेल्प करता है। विटामिन C स्कर्वी होता है, इसकी वजह से, जो कि सिट्रिक एसिड अगर हम लेंगे तो स्कर्वी नहीं होगा, स्कर्वी जैसे मसूड़े फूल जाते हैं या ये सब जो रहता प्रॉब्लम, ये विटामिन C से होता है। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है।
विटामिन ई की वजह से जनन क्षमता में कमी आ जाती है यानी कि वंध्यकरण। और विटामिन के इसकी कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता है। दूध के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे हम। तो जो दूध में जो प्रोटीन होता है, दूध का प्रोटीन क्या है? कैसीन। दूध में प्रोटीन जो है कैसीन है। दूध की शर्करा क्या है? लैक्टोज। और दूध का जो वाइट कलर है वो कैसीन की वजह से होता है। दूध का पीला रंग केराटिन की वजह से होता है। और दूध में रेनिन एक पाचक एंजाइम होता है। और दूध के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। इसको के देखिएगा तो ये पोटेशियम का है ना कि फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस पी से होता है। पोषक तत्व कि हमारी बॉडी के जो कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये हमारे शरीर के 7 पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में पूछता है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है जिसका रेशियो 1:2:1 होता है। प्रोटीन्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रोटीन जो होते हैं ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस ये सभी पाए जाते हैं। दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सभी पाए जाते हैं और ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, मैग्नीशियम, नियॉन, जस्ता और मोलिब्डेनम ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। रक्त यानी कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? तो ब्लड में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और लोहा। सबसे ज़्यादा लोहा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि Fe इसको प्रेजेंट करते हैं तो ब्लड में आयरन, लोहा यानी सबसे ज़्यादा होता है। टिश्यूज़ यानी ऊतक जो होते हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये भोजन का सबसे प्रमुख अंग होता है। फास्फोरस ये शरीर में एसिड बेस मेंटेनेंस करते हैं। और स्रोत देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ किस में पाई जाती है, तो विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है। विटामिन A और D कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन K अल्फाल्फा घास में पाया जाता है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल में होता है। विटामिन C ये सिट्रिक एसिड वाले जो फूल होते हैं जैसे करौंदा, संतरा, नींबू उसमें पाया जाता है और ये घाव भरने में सहायक होता है और ये लौह का अवशोषक होता है। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। न्यूट्रास्टिकल्स ये क्या होते हैं? ये पोषक और औषधि के प्रभाव से निर्मित होते हैं। जैसे कि न्यूट्रा से न्यूट्रिशन यानी पोषण हो गया और स्ट्यूकल ये औषधि से संबंधित हो जाता है। विटामिन्स क्या होते हैं? ये सहायक आहार के कारक होते हैं और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दही का खट्टा होना या दूध का खट्टा होना या दही जमना के, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से होता है। फेफड़ा जो होता है ये मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या है? इसकी खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रोग प्रतिरक्षा यानी कि हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इनके लिए रक्षा कौन करता है? तो इसको करते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल और इनको वीर सिपाही भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये खून का थक्का जमाते हैं। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल ये क्या होती है? बोन मैरो जो अस्थि मज्जा होता है वहाँ पे विकसित होती है और वहाँ पे विकसित होके ये प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं और इनकी लाइफ 120 डेज़ की होती है। प्लाज्मा 55% रहता है जिसमें जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिराणु शरीर में 45% होते हैं जिसके अंतर्गत प्लेटलेट्स, WBC और RBC शामिल होता है। pH
जैसे कि होता है ना कि जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हमारा जो ब्लड है वो बेसिक है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.4 होती है। WBC वाइट ब्लड सेल्स, क्या होता है ना कि कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर, तो ये क्यों हो जाता है? जब बॉडी में वाइट ब्लड सेल, वाइट वाले ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अनियंत्रित उनका बढ़ाव हो जाता है, तो ये ब्लड कैंसर बना देते हैं और ये ल्यूकेमिया होता है। शुगर लेवल कितना रहता है, मतलब कैसे मैं करते काउंट, ये 100 mg प्रति डेसीलीटर से काउंट करते हैं। और जो रक्त समूह की खोज हुई थी, जैसे जो होता है ना ब्लड ग्रुप्स AB और O, तो इसकी खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर और वीनस ने। नेक्स्ट है एंटीजन्स का, तो ब्लड ग्रुप O जो होता है उसमें एंटीजन नहीं होते हैं, और AB में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होते हैं। तो एंटीजन किस में नहीं है? एंटीजन O में नहीं है, और एंटीबॉडी AB में नहीं है। और ग्रुप O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी O ब्लड ग्रुप आप किसी भी ग्रुप वाले को दे सकते हैं। और जो AB ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि वो सबका ले तो सकता है बट किसी को भी ब्लड दे नहीं सकता है। थ्रोम्बिन, और इसका दूसरा नाम होता है, इसको प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, ये रक्त का जो जमाव होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है। BP कैसे नापते हैं? इसका जो वैल्यू रहता है ये 120/80 ml Hg होता है। तो Hg भी पूछते हैं कि इसमें Hg क्या है, तो Hg मरकरी यानी कि पारा होता है। और BP मापने का जो यंत्र होता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। मायोग्लोबिन यानी कि वही हीमोग्लोबिन, इसमें लोहा पाया जाता है। और रेड कलर क्यों होता है ब्लड का? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो यानी कि हमारी जो RBC है उसका रेड कलर बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र, तो इसमें सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग हम पहले पढ़ेंगे किडनी। किडनी क्या करती है? जो ब्लड की इम्प्योरिटीज़ होती है उनको छानता है। और किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? वो होती है नेफ्रॉन। और जो डायलिसिस होती है ना, उसमें क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। जैसे होता है ना किसी किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है तो डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी की प्रोसेस ही है कि जो काम किडनी नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियल वे में किया जाता है रक्त का शुद्धिकरण, वो प्रोसेस डायलिसिस होता है। पथरी जैसे बन जाती है पेट में, तो किसकी वजह से बनती है? तो पथरी जो बनती है वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। और जो यकृत यानी कि लिवर होता है वो अल्कोहल के निरावशन के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे बहुत है ना, बहुत लोग बहुत दारू पीते हैं, एकदम टुल्ल पड़े हैं, तो ये क्या होता है ना, उनका लिवर पे सबसे ज़्यादा फर्क डालता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या है? जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र ही है, और इसमें जो यूनिट है वो न्यूरॉन्स होती है। शरीर में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिका है, 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। अभी आरओ के क्वेश्चन में पूछा गया था लघु मस्तिष्क का, उसमें सेरिब्रम और सेरिबेलम दिया था। एक्चुअली मुझसे वो क्वेश्चन गलत हो गया था, तभी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने वहाँ पे सेरिबेलम की जगह सेरिब्रम ही कर दिया था। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है, यानी कि जो सबसे बड़ा पोर्शन, वो होता है सेरिब्रम। और मस्तिष्क का जो लघु भाग होता है उसको सेरिबेलम बोलते हैं। और सेरिब्रम जो होता है ये स्मरण क्षमता को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो हमारा बॉडी कंट्रोल है ये सेरिब्रम से जो होता है। शरीर का तापमान, ये फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर हम करेंगे, मापेंगे, तो ये होता है 98.6। अगर सेल्सियस स्केल पे लेंगे तो ये होगा 37, और वहीं अगर हम इसको केल्विन स्केल पे लेंगे तो ये होता है 310। और केल्विन स्केल एक ऐसा स्केल है जो निगेटिव मान नहीं देता है, बाकी ये दोनों अपने निगेटिव भी रहते हैं, लेकिन केल्विन हमेशा पॉजिटिव में रहता है। हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है? ये अग्र मस्तिष्क होता है, और अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है जो भूख, प्यास और प्यार, घृणा और ताप, इन सभी के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए कौन है? हाइपोथैलेमस। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे दूसरा चीज़। तब तक आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।